अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिकेट ड्राइव के साथ मैं हूं जवाद खलील। और नाज़रीन, जैसा कि एशिया कप स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सनसनीखेज़ मैचेस देखने को मिल रहे हैं क्रिकेट और एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर काजी शहज़ेबुद्दीन हमज़ा साहब। सर वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि एशिया कप स्टार्ट हो चुका है और 2-3 मैचेस हो भी चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हो चुका है, तो सबसे पहला सवाल मेरा पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से है कि एशिया कप 2022 में जो पाकिस्तान की सिलेक्शन हुई है, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है जो, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जवाद, ये जो एशिया कप है इसको हम इंजर्ड एशिया कप कहें तो गलत नहीं होगा कि हर टीम में से जो मेन प्लेयर्स हैं वो इंजरी का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो शाहीन अफरीदी इंजरी का शिकार हुए, उनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ा। फिर वसीम जूनियर इंजरी का शिकार हुए, उनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ा। इसी तरह बुमराह इंडिया के जो मायनाज बॉलर हैं वो इंजर्ड हुए, उनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ा। तो ये जो एशिया कप है उसमें हर टीम को सिलेक्शन के हवाले से मसाइल रहे हैं। बाकी पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से बात करें तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा मसला रहा है और आगे भी हमें ये एशिया कप में मिडल ऑर्डर जो है वो ये तंग करेगा। उसकी वजह ये है कि जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह आप देखें इफ्तिखार, कल के मैच में इफ्तिखार 2 डाउन पे खेले हैं, उसके बाद खुशदिल शाह खेले हैं, आसिफ अली खेले हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी गेम एक तरह से है, ये सारे फिनिशर्स हैं। मिडल ऑर्डर का काम होता है कि अगर ऊपर से आपकी विकटें अगर जल्दी गिर जाती हैं तो वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो मैच को एंड तक लेके जाए, सिंगल्स डबल्स रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एंड तक मैच को बना के लेके जाए। तो इसमें पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम है और आगे भी हमें ये मसला फेस करने पड़ सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि शोएब मलिक जो हैं वो चूँकि अभी रिटायर भी नहीं हुए, अवेलेबल भी थे सिलेक्शन के लिए और प्लान्स का हिस्सा भी हैं, जैसा कि पीसीबी ने कहा है कि अभी वो प्लान का हिस्सा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शोएब मलिक अगर मिडल ऑर्डर में होते तो ये ज़्यादा डेप्थ रहती हमारे स्क्वाड के अंदर और ज़्यादा बेहतर रहता हमारी बैटिंग लाइन के लिए। ओवरऑल देखें, जब हम एक टीम सिलेक्शन इंजरी का शिकार होती है, प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, तो उसमें फिर आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को आपने अवेल करना होता है। जिस तरह हसनैन को लिया गया, हसन अली को लिया गया, तो ये रिप्लेसमेंट्स हैं। तो रिप्लेसमेंट्स वही होती हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेयर्स होते हैं एट टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि मिडल ऑर्डर का मसला ना हो तो ओवरऑल जो सिलेक्शन है पाकिस्तान टीम की वो मेरिट के। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने मिडल ऑर्डर की बात की, ओपनर्स की हम बात करें, जिस तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हमारे ओपनर्स हैं, नो डाउट दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स हैं और काफ़ी उन्होंने परफॉर्म भी किए ओपनर्स। लेकिन T20 में पहले 6 ओवर बड़े मैटर करते हैं क्योंकि एक दायरा 6 ओवर का, ठीक है। तो क्या हम फ़खर जमान को ओपनर ला के बाबर आजम को 1 डाउन नहीं ला सकते कि हमारा मिडल ऑर्डर भी स्ट्रांग होता है, जबकि हमारे मिडल ऑर्डर में ना शोएब मलिक मौजूद है, ना नीचे हमारे पास इमाद वसीम मौजूद है। इमाद वसीम ने बड़े मैचेस हमें जितवाए हैं, ठीक है। अगर हम शादाब खान को मिडल ऑर्डर में हम लेके आते हैं, लेकिन शादाब खान की अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको आके सिंगल डबल्स भी लेके दे सकें। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जवाद, बाबर और जो रिजवान है इनकी गेम एक तरह से है, ये दायरे के प्लेयर हैं, बाउंड्रीज लेते हैं, गैप्स ढूंढते हैं। इन दोनों का मसला ये रहा है पिछले कुछ अरसे से कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं है, सिंगल डबल की गेम नहीं है। जहाँ पे भी बाउंड्रीज बंद हो जाती हैं या गेंद मूव करना स्टार्ट हो जाता है या बैट्समैन थोड़ा तंग होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रन्स है पावर प्ले के वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देखें कल के मैच के में भी तकरीबन 19 या 20 डॉट बॉलें हुई हैं दायरे के अंदर, यानी 6 ओवर्स के अंदर। हालांकि रन्स हमारे ठीक रहे हैं पावर प्ले के, लेकिन फिर भी डॉट बॉल्स का जो रेशो है ये ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, डॉट बॉल्स जो हैं वो कम से कम करें, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ज़्यादा करें। और दूसरा ये है, जिस तरह आपने इमाद वसीम की बात की, लेकिन इमाद वसीम इंटरनेशनल सर्कल में बैटिंग के हवाले से कभी ऊपर नहीं खेले। और दूसरा ये है कि उनका फिटनेस के भी इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया। अब हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें ही हमने तलाश करनी है कि हमने इस मसले को किस तरह से हल करना है। अब कल के मैच में भी आप देखें कि जब 2 विकटें हमारी गिरी हैं और इफ्तिखार बैटिंग करने के लिए आए हैं तो तब रिजवान सेट हो चुके थे। अब वहाँ पे रिजवान को चाहिए था कि वो इफ्तिखार को टाइम देते सेट होने के लिए और रिजवान थोड़ा एक्सेलरेट करते, लेकिन वहाँ पे रिजवान ने और डॉट बॉल्स खेली जिसकी वजह से इफ्तिखार के ऊपर प्रेशर आया। हालांकि इफ्तिखार की बाउंड्रीज भी आई, उन्होंने छक्का भी मारा और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, लेकिन जब आप एक तरफ से डॉट करना स्टार्ट हो जाते हैं तो दूसरे एंड पे प्लेयर के ऊपर प्रेशर आ जाता है।
फिर वो रिस्की शॉट मारने के चक्कर में अपनी विकेट दे जाता है। तो ये आपने अच्छा सवाल उठाया है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है हमारे ओपनर्स की, ये मसला रहा है काफ़ी अरसे से है और अभी भी है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बाबर आजम की बात करूँ, बाबर आजम, क्या हमारी पूरी टीम बाबर आजम पे इंतज़ार करते कि बाबर आजम अगर खेलेंगे, अगर बाबर आजम 50 या सेंचुरी करेंगे तो हमारी टीम परफॉर्म करेगी? क्योंकि मोहम्मद रिजवान की भी बात करूँ तो बाबर आजम अगर उसके साथ खेल रहा है तो वो भी स्कोर कर रहा है, ठीक है। अगर बाबर आजम आउट हो जाता है तो मोहम्मद रिजवान की सिंगल्स भी बंद हो जाती हैं। क्या और मोहम्मद रिजवान के साथ बाकी प्लेयर्स ऐसे कोई नहीं है जो मोहम्मद रिजवान को साथ चलाएं? असल में प्रॉब्लम फिर वहीं पे आगे वही बात आ जाती है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की, कि अगर विकेट जल्दी गिर भी जाती है तो प्लेयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करे और उसके बाद रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से गेम को आगे बढ़ाए और फिर बड़ी हिट्स लगा के मैच लेके जाए। रिजवान ने कई मौक़ों पर ऐसा किया भी है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जब बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं तो रिजवान थोड़ा घबरा जाते हैं उस मौके के ऊपर और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से रन रेट का प्रेशर आ जाता है और प्रेशर की वजह से ये होता है कि फिर दूसरे एंड का प्लेयर भी परेशान होता है कि जब रन्स नहीं मिल रहे होते हैं। 2020 गेम आपको पता है 20 ओवर्स की है, टेक्निकल है, शॉर्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि जब तक आपके पास रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होगी और एंड तक आपको कोई बैट्समैन ऐसा नहीं होगा जो 20 ओवर पूरा खेले, तब तक आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते 2020 क्रिकेट। हमारी सिलेक्शन के अंदर मसला ये है कि जो ही ऊपर से विकेटें गिरना स्टार्ट हुई हैं तो हमारे वो प्लेयर सारे वही थे जो 4, 5, 6 ओवर्स के प्लेयर हैं जिनको कम बॉलें चाहिए और हार्ड हिटिंग से वो आपको रन देते हैं। तो ठीक है, कम बॉलें चाहिए। अब आपको पता है आपके दायरे में 2 विकेट्स गिर गई हैं, ठीक है, और अभी इफ्तिखार और खुशदिल को देखें तो ये काफ़ी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज तक खेलते नज़र नहीं आए। लेकिन आसिफ अली की मैं बात करूँ, उन्होंने T20 में बहुत परफॉर्म किया, नीचे आगे, बेशक उसने नीचे आगे परफॉर्म किया। क्या हम उसको एक मैच में 2 डाउन नहीं खिला सकते? उसको 2 डाउन बंदा खिला के चेक तो कर लेता है कि वहाँ पे वो क्या परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आसिफ अली आते 2 डाउन, ठीक है, अगर वो 15-20 बॉलों पे 40-50 हमें कर देते तो आज मैच का सिनेरियो कुछ और होता। अच्छा जवाब देखें, एक होता है प्री मेड प्लान, यानी आप मैच से पहले एक प्लान करते हैं कि यार ये हमने बॉलिंग लाइन रखनी है, ये बैटिंग होगी, इस तरह से हम रोटेशन करेंगे, बॉलिंग चेंजेस करेंगे। एक होता है ऑन स्पॉट प्लान। ऑन स्पॉट प्लान जो टीम करेगी वो ही मैच लेके जाएगी। आप देखें जडेजा का जो बैटिंग नंबर है वो 6वां या 7वां है, वो लोअर डाउन पे जाके बैटिंग करते हैं, लेकिन कल के मैच में उन्होंने क्या किया कि जडेजा को ऊपर भेजा। जब उन्होंने देखा कि नवाज़ की जो बॉल है वो राइट हैंडर को तंग कर रही है, वहाँ पे उनको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी जडेजा दे सकते हैं और साथ में उनको वो सर्वाइव भी कर सकते हैं 3, 4, 5 ओवर्स के लिए। तो ये होता है कि जब आप ऑन स्पॉट प्लान अच्छा बनाते हैं, एक माइंड सेट के साथ आप जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने हर चीज़ प्लान करनी है, तब आपकी टीम भी बेहतर रहती है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और आप अच्छा स्कोर भी करते हैं और अच्छी बॉलिंग भी आपकी होती है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से नवाज़ का एक ओवर आखिर में हमारे पास बच गया था, अब उसको कवर करने के चक्कर में हम एंड तक उसको लेते गए और एंड पे जाके फिर हमें आखिर में वो ओवर करवाना तो था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जहाँ पे सूर्या कुमार यादव की विकेट गिरी है या कोई और विकेट गिरी है तो उस मौके के ऊपर आप एक और स्पिनर से एक ओवर निकाल सकते हैं। जहाँ कोहली की विकेट गिरी है वहाँ पे 8-9 ओवर हो चुके थे, ठीक है, वहाँ पे अगर हम 1-2 ओवर, एक ओवर इफ्तिखार और एक ओवर हम खुशदिल से भी निकलवा लेते तो नो डाउट अगर वो 6-6, 7-7 रन भी दे देते तो हमारे 2 ओवर तो निकल जाते ना, तो हमें एंड में इतनी परेशानी नहीं होती जो कल परेशानी देखने को मिली। बिल्कुल ऐसी है। और खुशदिल के बारे में ये कहूँगा कि PSL सीज़न में बेस्ट ऑलराउंडर है खुशदिल ने 15 से 17 विकेटें ली हुई हैं और वो प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। और इफ्तिखार के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जब स्लो ट्रैक्स होते हैं, जब बॉल रुक के आ रहा होता है तो उसमें इफ्तिखार बड़े करामत साबित होते हैं। PSL के अंदर भी उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए भी अच्छी बॉलिंग की है, नेशनल T20 में भी उन्होंने बॉलिंग की है, वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑन स्पॉट प्लानिंग थोड़ी सी वीक थी, अगर उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर ली जाती तो कल के मैच के नतीजे थोड़े डिफरेंट हो सकते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, पिचेस पे मैं आता हूँ, जो दुबई के भी पिचेस हैं, क्या पिचेस में काफ़ी रद्दोबदल किया गया है? क्योंकि हमें ग्रासी विकेट्स देखने को मिली हैं, ठीक है, जो बाउंस हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, कल हमें वो बाउंस दुबई में भी देखने को मिला है। आप हार्दिक पांड्या की बॉल देख लें, ठीक है, इसके अलावा शाहनवाज धानी की और पाकिस्तानी जितने भी पेसर हैं इनकी बॉल भी देख लें तो अच्छा खासा बाउंस मिल रहा था विकेट पे। वैसे तो ओवरऑल यही है दुबई और अबू धाबी के हवाले से कि यहाँ की जो विकेट्स हैं वो स्लो हैं थोड़ी, लेकिन कल थोड़ा विकेट ने सरप्राइज़ किया। पहले मैच में भी आपने देखा कि फ़ारूकी की बॉल स्विंग हो रही थी और शुरू में ये जो सिलेक्शन हुई है मुख्तलिफ़ टीमों की, इसमें आपने देखा होगा कि स्पिन को बड़ी अहमियत दी गई है। जिस तरह आप इंडिया को देखें, जडेजा भी हैं उनके साथ, अश्विन भी हैं, उसके साथ बिश्नोई भी उन्होंने साथ रखे हुए हैं, चहल भी खेल रहे हैं।
स्पिन के ऊपर बड़ा फोकस किया हर टीम ने, हमने भी इसी तरह अब उस्मान कादिर को भी लेके गए, नवाज़ को भी लेके गए, साथ में शादाब तो एक हैं भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारों के लिए एक सरप्राइज़ था दुबई की विकेट, कि इतना बाउंस कभी भी मैंने पिछले किसी मैचेस के अंदर मैंने इतना नहीं देखा। और कल आप देखें कि इवन के जो मीडियम पेसर्स बॉलर हैं जिनकी इतनी पेस नहीं है, जिस तरह शाहनवाज दानी है 140 तक मैक्सिमम जाते हैं, हार्दिक पांड्या हैं, वो कोई प्योर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो मीडियम पेसर्स हैं, लेकिन उनकी बॉल भी स्किट होके बैट्समैन तक आ रही थी, उनको तंग कर रही थी। और फिर जब उन्होंने देखा कि शॉर्ट लेंथ बॉल जो है वो प्लेयर्स को तंग कर रही है, तो उन्होंने स्लोअर वंस, लेग कटर्स और जो शॉर्ट ऑफ द पिच बॉल है उससे फिर पाकिस्तानी बैट्समैन को तंग किया। रिजवान आउट है, वो बॉल आप देख लें जो हार्दिक पांड्या ने वो बॉल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल की विकेट ने हैरान किया थोड़ा, और आगे भी ये विकेट ट्रिकी रहेगी। तो सिलेक्शन के हवाले से बड़ा स्मार्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि जहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप स्पिनर्स खिलाएं, और जहाँ पे आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा एक बॉलर होना चाहिए वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाएं। हार्दिक पांड्या का फ़ायदा भारत को ये हुआ कि जब पिछला वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो तब हार्दिक पांड्या इंजरी का शिकार थे, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की थी। इस दफ़ा हार्दिक पांड्या के जो 4 ओवर हैं इन्होंने इंडिया को बड़ा एडवांटेज दिया उस सारे सिनेरियो के अंदर। तो एक तो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, अब्दुल रज़ाक के बाद कोई भी इस तरह से जेन्युइन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं आया। फ़हीम अशरफ को भी चांसेस दिए गए लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर हो गए हैं, तो ये भी एक फैक्टर था कल के मैच के बाद। अच्छा, इंजरी पे मैं वापस आता हूँ। इंजरी पे मैं पहले भी बात की कि जो ये भी हमारे जो मेन बॉलर है, मेन स्ट्राइकर बॉलर शाहिनशाह अफरीदी, अभी उनका कोई पता नहीं वो वर्ल्ड कप भी खेलते हैं कि नहीं खेलते, उनकी इतनी सीरियस इंजरी है। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर भी इंजर्ड हो गए, ठीक है। तो ये इन प्लेयर्स की इंजरी की वजह क्या है? क्या इनको रेस्ट नहीं दिया गया? जैसे कि नीदरलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज़ थी, हम अपनी फुल फ्लैश टीम के साथ गए, ठीक है। बाकी अगर हम कोई छोटी टीम आ रही है, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ हम पाकिस्तान में खेले थे। अब वेस्ट इंडीज़ नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलना हर टीम के लिए पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान को हरा दे पाकिस्तान में खेल के। ऑस्ट्रेलिया की हालत देख लो, उससे पहले क्या हुई थी। तो क्या हम ऐसी सीरीज़ में अपने मेन प्लेयर्स को 1-1, 2-2 मैचेस के लिए रेस्ट नहीं दे सकते? अच्छा, जहाँ तक बात है शाहिनशाह अफरीदी की, शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। इसके ऊपर बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने भी बात की, एक्स प्लेयर्स ने भी बात की, इवन कि मोहम्मद आमिर ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट जब आप खिलाना स्टार्ट कर देते हैं और एक सीरीज़ के तीनों मैचेस खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना, फिर इतना वर्कलोड मैनेज करना। शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से बहुत सारे लोगों ने पहले भी वार्न किया था पीसीबी को कि आप इनको स्मार्टली मैनेज करें, कि एक ऐसा प्लेयर जो कि आपकी लीग्स भी खेल रहा है, आपका 2020 फार्मेट भी खेल रहा है, ओडीआई फार्मेट भी खेल रहा है, टेस्ट फार्मेट भी खेल रहा है, उसको फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये इंजरी ये उसी वर्कलोड प्रेशर की वजह से है। जहाँ तक बात है वसीम जूनियर की, या इवन कल के मैच में नसीम शाह भी इंजरी का शिकार हुए हैं, क्रैम्प था उनको। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैच के अंदर हो जाती हैं, या प्रेशर मैच के अंदर भी हो जाती हैं, जब आप अपनी पूरी बॉडी का जोर लगा देते हैं और कहते हैं गर्मी भी बहुत है, तो ये तो रिकवरी हो जाएगी। बाकी शाहिनशाह अफरीदी का रिकवर होना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेन बॉलर हैं, स्ट्राइकर बॉलर हैं, और अभी उनकी फार्म भी चल रही थी। एक होता है कि एक प्लेयर बड़ा हो लेकिन उसकी फार्म ना चल रही हो, जिस तरह विराट कोहली पिछले कई अरसे से वो मसाइल का शिकार हैं और उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। शाहिनशाह अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, और वो मेन स्ट्राइकर बॉलर भी हैं हमारे, और वो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए नेसेसरी हैं। तो दुआ है और हमारी उम्मीद यही है कि वो वर्ल्ड कप से पहले रिकवर हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कल के मैच में देखें तो कोहली का कैच भी ड्रॉप हुआ, जो कि फ़खर जमान ने कैच ड्रॉप किया, उसके अलावा एक कैच रिजवान ने भी ड्रॉप किया। तो क्या ये भी वजूहत हैं कि पाकिस्तान कल मैच हारा? और उसके बाद अब हारिस रऊफ को देखें, मुझे नहीं समझ आता कि उसको कहा जाता है कि वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है इस वक्त टीम में, तो वो हार्दिक पांड्या को यॉर्कर क्यों नहीं कर रहा बॉल? अच्छा देखें जी, सिंपल सी बात है, कैचेस विन मैचेस। कैच जब आप एक ड्रॉप करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट बॉलर के ऊपर बड़ा आता है, स्कोर बोर्ड के ऊपर भी आता है, और बॉलर बड़ा डिसहार्ट होता है। अब विराट कोहली ने ज़्यादा मैक्सिमम रन नहीं किए कि 50-60 रन किए हों, लेकिन वो कैच अगर हो जाता तो उसका दबाव बड़ा बढ़ जाता है इंडियन टीम के ऊपर। और जब आप बड़े प्लेयर का कैच छोड़ते हैं और वो फिर रन्स करता है, आप देखें विराट कोहली ने अगर 34 बॉलों पे 35 रन किए हैं, तो वहाँ पे इस किस्म की इनिंग की ज़रूरत थी। यानी उनको ये नहीं था कि वो छक्के लगाते, चौके लगाते, और अगर विकेट गिर जाती तो मैच वो दे देते। उन्होंने बड़ी स्मार्टली प्ले किया है, वो मैच को लेके गए हैं, और कैचेस का हमेशा इफेक्ट रहता है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा हम ऑस्ट्रेलिया से 2015 का मैच हमारे कैच छोड़ने की वजह से,
हम कैच छोड़ा। इसी तरह इस वर्ल्ड कप में भी हसन अली ने कैच ड्रॉप किया और वो मैच हमारा सेमीफाइनल इसी वजह से गया। तो फील्डिंग जो है इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नो डाउट ओवरऑल मैच के अंदर एक फील्डिंग अच्छी रही है, लेकिन कैचेज़ अगर आप छोड़ेंगे तो ये बड़ा कॉस्टली होगा। दूसरा मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि रिजवान के हवाले से, रिजवान एक बहुत अच्छे कीपर हैं और सरफराज के बाद उनका रिप्लेसमेंट रिजवान को रखा ही इसी वजह से गया था कि कीपिंग के अंदर रिजवान का कोई मैच नहीं था। लेकिन कल रिजवान ने भी थोड़े रन्स लीक किए हैं बिहाइंड द विकेट, और इसको भी देखना चाहिए कि जब आप छोटा टोटल डिफेंड करते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर तो आप एक एक दो दो रन्स को बचा के आप आखिर में मुश्किल क्रिएट करते हैं अपने अपोनेंट के लिए। तो जब आप रन्स लीक करेंगे और कैचेस ड्रॉप करेंगे तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आखिर में रिकवरी से। डॉक्टर साहब, अब एशिया कप में पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ है? लेकिन जी एशिया कप के हवाले से अगला मैच हमारा हांगकॉन्ग के साथ है, वो मैच मोस्ट प्रोबेबली हम जीत जाएंगे और टॉप 4 टीमों ने फिर आपस में खेलने हैं। वहाँ पे फिर दूसरे ग्रुप से अफ़गानिस्तान और श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ होंगी, तो ये बड़ा टफ़ हो जाएगा। यहाँ पे कोई इतना इजी एशिया कप नहीं है, यहाँ टफ़ है और हर टीम जो है वो कभी भी परफॉर्म कर सकती है। आप देखें जिस तरह श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ और श्रीलंका को जिस तरह से नॉकआउट किया अफ़गानिस्तान ने कम्प्लीटली हर डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा बड़ा मैच आपका अफ़गानिस्तान के साथ होने वाला है, क्योंकि उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके पास हर तरह का प्लेयर है, उनके पास वेरिएशंस हैं, उनके पास लेग स्पिनर्स हैं, उनके पास ऑफ स्पिनर्स हैं, जेन्युइन ऑफ स्पिनर्स हैं, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं। और जिस तरह पहले मैच में फ़ारूकी की बॉल ने दोनों तरफ उन्होंने स्विंग की है, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का मैच जो है ये पाकिस्तान के लिए टफ़ हो जाएगा। लेकिन कल के मैच की फ़ाइट देख के मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान रिकवर करेगा और मैं समझता हूँ कि एशिया कप पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन ये जो मिस मैनेजमेंट है फील्डिंग के हवाले से, मिस कैचेस के हवाले से और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बैटिंग लाइन के अंदर फॉल्ट्स, इनको अगर दूर किया जाए तो एशिया कप हम जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। तो आज हम यही उम्मीद करेंगे कि हम फाइनल में भी इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच के बाद हम इसी तरह तस्दीह देंगे फाइनल में और पाकिस्तान विन करे एशिया कप, क्योंकि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान ने विन नहीं किया ये एशिया कप इंशाल्लाह। ठीक है जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।